नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभी कई दिन पहले मीडिया में बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने एक तरह से उस चिंता को मीडिया के सामने स्वीकार किया जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही गहरे में महसूस की जा रही है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने जब यह बात उठाई गई कि कांग्रेस से इतने लोग बीजेपी में आ गए हैं, क्या बीजेपी को जिताने के लिए सचमुच कांग्रेसियों की इतनी जरूरत है उत्तराखंड में? क्या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सचमुच कम पड़ रही है, बीजेपी के नेता कम पड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही साफ साफ कहा कि ज़्यादा लोग आ गए हैं। अन्य दलों के 15,000 के करीब लोगों ने अभी तक बीजेपी को उत्तराखंड में ज्वाइन किया है। मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से अनुरोध किया है कि आगे जो भी ज्वाइनिंग करे उसके लिए कोई स्क्रीनिंग की जाए, कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, उसके बाद ही यह सब करे। यह बात मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया के सामने कही। इससे एक बात तो साफ है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अब कांग्रेस के लिए भी परेशानी का कारण बन रहे हैं और बीजेपी के लिए तो वो बोझ बनते हुए दिख रहे। बीजेपी केवल उनको इसलिए अपने यहाँ ला रही है ताकि एक माहौल बन सके, वरना तो जो लोग कांग्रेस को नहीं जिता सकते हैं वो बीजेपी में आके बीजेपी को कैसे जिता देंगे? यह साफ सी बात है। कांग्रेस से जो भी पिछले दिनों में बीजेपी में आया है वो लाभ के समीकरण के आधार पर ही आया है, इसलिए आया है ताकि आने वाले समय में सत्ता बीजेपी के पास है और केंद्र में भी ऐसी उम्मीदें जताई जा रही बीजेपी ही रहेगी, सांसद भी बीजेपी के बनेंगे तो लाभ मिलेगा। और राजनीति में हर कोई लाभ चाहता है। जिस पर भी हाथ रख दो कांग्रेस में, वो आज की तारीख में कांग्रेस छोड़ने को तैयार है और बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उत्तराखंड में ऐसी स्थिति में जब ये सवाल किया जाता है कि प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस कहां पर प्रदेश में खड़ी हुई है, तो जवाब में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस चिंता में खड़ी हुई है, चिंता से घिरी हुई है। कैसे कांग्रेस चिंता में घिरी हुई है, यह बात कुछ तथ्य और घटनाओं से साफ साफ समझी जा सकती है। अब मतदान को प्रदेश में बहुत दिन बचे नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए यह मान लेना चाहिए कि तस्वीर करीब करीब साफ सी हो गई है। आप गौर कीजिए, उत्तराखंड में यह चर्चा है कि कांग्रेस अगर थोड़ी बहुत किसी सीट पर मजबूत दिख रही है तो वह गढ़वाल सीट पर मजबूत दिख रही है। वो भी कांग्रेस के कारण नहीं, वहां पर गणेश गोदियाल के कारण। गणेश गोदियाल गढ़वाल पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी गढ़वाल सीट से बात शुरू की जाए तो 14 विधानसभा इस सीट पर आती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल एक बद्रीनाथ सीट कांग्रेस जीत पाई थी। यानी कि समीकरण साफ है, तस्वीर साफ है, जमीन पर कांग्रेस मजबूत है नहीं इतनी। यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में जमीन पर दिख नहीं रही है। गणेश गोदियाल कितने मजबूत है और गणेश गोदियाल कितनी टक्कर देंगे, यह वोटिंग के बाद जब मतगणना होगी सामने आ ही जाना है 4 जून को। इस सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का असर है और बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि यह ठाकुर राजनीति की सीट है, तो बीजेपी उस समीकरण को, ठाकुर राजनीति के समीकरण को पहले ही साध चुकी है। यह पहली बात। और दूसरी बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार के दावेदार रहे हैं मनीष खंडूरी। और मनीष खंडूरी ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, वह बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में ही है और अनिल बलूनी के साथ यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। इसीलिए जो कांग्रेस का टिकट का मजबूत दावेदार था, जिसकी तारीफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा खुद किया करते थे, अब वो बीजेपी के उम्मीदवार के साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं। और अब तीसरी बात, पिछले कुछ ही समय में कांग्रेस के 8 बड़े नेता, वैसे तो बहुत सारे गए हैं, लेकिन अगर आप केवल गढ़वाल और टिहरी सीट की बात करें तो कांग्रेस के 8 बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है और इनमें से अधिकतर बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें टिहरी लोकसभा की गंगोत्री सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पुरोला के विधायक जो पूर्व विधायक है मालचंद, टिहरी सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस छोड़ी है। चौबट्टा खाल से केसर नेगी, लैंसडाउन से अनुकृति गुसाई, पौड़ी से नवल किशोर, यमकेश्वर से शैलेंद्र रावत ने कांग्रेस को अलविदा कहा है। इनके अलावा छोटे छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं की तो कोई गिनती ही नहीं की जा सकती है। और अब चौथी बात पर आए तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को पार्टी इस बार चुनाव लड़ाना चाहती थी। इनमें से एक भी नेता ने चुनाव लड़ने की हामी नहीं भरी।
अब इन नेताओं में से कोई अपने लिए, अपने बेटे के लिए हरिद्वार में वोट मांग रहा है, तो कोई अपने अपने इलाके में वोट मांग रहा है। आप सोचिए, जो खुद मैदान में उतरने से डर रहे थे, जब यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत को खुद के चुनाव लड़ने से भय पैदा हो रहा था, तो उनके कहने पर जनता किसी अन्य को उस इलाके में वोट कितना देगी, यह एक बड़ा सवाल उठ सकता है। यह एक बड़ा सवाल इन नेताओं से किया भी जा सकता है। इसीलिए बहुत ही साफ सी बात है, जिस गढ़वाल सीट को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस यहाँ पर कुछ मजबूत दिख रही है गणेश गोदियाल की वजह से, वहाँ पर भी कांग्रेस में भगदड़ मची है। कैसे ये माना जा सकता है ऐसे हालात में कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जीत के लिए सड़क पर मेहनत से घूम रहा होगा, वो भी उस स्थिति में जब हरीश रावत ने हाल ही में खुद कहा है कि कांग्रेस सुस्त और आलसी हो गई है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि गठबंधन के लोग कांग्रेस को जगा रहे हैं, कह रहे हैं उठो, जागो, लड़ो और जीतो। इसके बाद भी कांग्रेस आलस में है और सुस्त है। अब आप खुद ही सोचिए, हरीश रावत की ये बातें क्या बता रही है? क्या यह इशारा कर रही है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस का हाल चिंता में है? वो अपने बेटे को हारते हुए तो नहीं महसूस कर रहे? क्या इसीलिए उनके मुंह से इस तरह की भाषा निकल रही है? ये कुछ सवाल उठते हैं जब हरीश रावत की इस बात को सुनते हैं और समझते हैं। यह सवाल जन्म लेता है कि क्या हरीश रावत अपने दम पर हरिद्वार से अपने बेटे को जितवा पाएंगे, क्योंकि वो खुद कांग्रेस को आलसी और सुस्त कह चुके हैं। इस सवाल पर विचार तो किया ही जाना चाहिए। जब कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से इस बारे में बात की जाती है कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया, तो बहुत सी बातें आती है और उनमें से एक बात यह भी सुनने को मिलती है कांग्रेस के नेताओं से कि चुनाव लड़ना आजकल बहुत ही महंगा हो गया है, जीत की गारंटी है नहीं, इसीलिए बच रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस नेताओं में चुनाव लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस की कमी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हौसले की कमी के साथ ही कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी के कारण भी तमाम नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, कर दिया है। कांग्रेस को कोई चंदा भी देने को तैयार हो नहीं रहा है, इसीलिए भी कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। उत्तराखंड की बाकी सीटों पर क्या समीकरण है, हरिद्वार और गढ़वाल के अलावा, इस पर भी किसी वीडियो में बात करेंगे। अब बहुत दिन वोटिंग को बचे नहीं है, लेकिन आप अंत में एक चर्चा पर गौर कर लीजिए। उत्तराखंड में जो कांग्रेस को लेकर उस दिन से हो रही है जब से टिकट बटे थे, टिकट बटने के साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई थी, जब 5 सीटों पर टिकट फाइनल हो गए थे। कांग्रेस और पत्रकारों, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और नेता और पत्रकारों के बीच में ये चर्चा हुई कि कांग्रेस में टिकट मैदान के समीकरण के हिसाब से नहीं, मैदान में कौन मजबूत है इसके हिसाब से तय नहीं हुए हैं, कोटे के आधार पर तय हुए हैं। आप ध्यान दीजिए, हरिद्वार से वीरेंद्र रावत, अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा को टिकट हरीश रावत के कोटे से मिला, टिहरी से जोत सिंह को टिकट प्रीतम सिंह के कोटे से मिला, नैनीताल से प्रकाश जोशी को टिकट दिल्ली के अपने संबंधों के आधार पर मिला। हाँ, गढ़वाल में कह सकते हैं कि गणेश गोदियाल को जो टिकट मिला है वो गढ़वाल सीट पर अपने प्रभाव के दम पर मिला है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर किसको टिकट मिला है? 5 में से कोई एक भी टिकट मिला है? वो खुद हरिद्वार से टिकट मांग रहे थे, उसके लिए उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी भागदौड़ की दिल्ली तक। उनके मामले में तो उनका खुद का कोटा भी नहीं चला। अब आप एक बात सोचिए, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता यह नहीं सोचता होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की कितनी चलती है उत्तराखंड में, कांग्रेस में? यह सवाल तो उठता ही होगा उत्तराखंड के कांग्रेसियों के मन में। इसीलिए मैं हरीश रावत की इस बात में दम देखता हूं जब वो कहते हैं कि कांग्रेस आलसी हो गई है। अगर कांग्रेस आलसी नहीं हुई होती तो उनके बेटे को हरिद्वार से टिकट शायद ही मिलता, वो भी उस स्थिति में जब हरिद्वार से टिकट खुद प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा मांग रहे हो, टिकट की लाइन में खड़े हुए हो। यानी हरीश रावत के पास उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी बड़ी वीटो पावर है। लेकिन क्या यह वीटो पावर जनता समझ पाएगी? क्या इस वीटो पावर को जनता स्वीकार करेगी? इसका जवाब 19 तारीख की वोटिंग के बाद, 4 जून की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल फिर यही आता है कि उत्तराखंड में आखिर कांग्रेस इतनी चिंताजनक हालत में कैसे पहुंच गई है? इस सवाल पर और विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।